आनंद आया। दोनों लोगों को सुनने में, दोनों महापुरुषों को सुनने में बहुत आनंद आया, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। दो तीन बातों पे गौर कीजिएगा। पहली बात तो लड़ाई हारनी नहीं चाहिए, दोनों लोगों ने कहा है, और इसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने भले नहीं सुना, पंजाब वालों ने सुन लिया है। तो लड़ाई हारनी नहीं चाहिए, ये कतई नहीं हारनी चाहिए आप लोग को। दूसरा, मुख्यमंत्री जी उस समय के इस भाषण में बता रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान दिया जिन्होंने, उनके साथ अन्याय क्यों। तो जिन्होंने 2017 तक प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान दिया था, 2017 के बाद प्राथमिक शिक्षा के कसूरवार तो हो नहीं गए हैं। जीवन दान जिसने दिया था कसूरवार तब भी नहीं हुआ। तीसरी बात, उन्होंने स्पष्ट रास्ते सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाए हैं आप लोगों को। ये चर्चा की शुरुआत में बता दूं, सारे रास्ते दिखा दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ये अदूरदर्शिता का परिणाम है कि सरकार जो भी रही यहां पे वो समझ नहीं पाई न्यायपालिका के दांव पेंचों को। ये सरकार जो भी यहां पे उत्तर प्रदेश में रही उसकी अदूरदर्शिता का परिणाम है जो आप लोगों के साथ हो रहा है। हताशा और निराशा आने नहीं देनी है आपको। क्यों नहीं आने देनी है? क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा के भविष्य का सवाल है। जो सवाल आज से 4.5 साल पहले प्राथमिक शिक्षा के भविष्य का था, मुझे लगता है वो सवाल अब और बड़ा हो गया होगा। 4.5 साल में सवाल बढ़ता जाता है, सवाल का आकार बढ़ता है वक्त के साथ साथ, तो और बड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। तो वाकई इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं आप। उस समय तक उन्होंने लड़ने की बात कही थी, लेकिन आज भी आपके साथ लड़ने वाले हैं। मैं एक आम नागरिक के रूप में आपके साथ इस लड़ाई में खड़ा हूं। तीसरी बात, आप लोगों के परिवारों के बारे में भी सोचने की बात कही थी उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जिन्होंने आज तक हकमारी की है, तमाचा मारना चाहिए ऐसे लोगों को। ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति को सुनवाइए। ये आपके लिए यही गीता कुरान है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान। इसको बार बार पढ़िए, सुनिए और सुनवाइए। और इसके बाद आखिर में उन्होंने कहा है कि लड़ाई को दबाने की कोशिश जो भी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश के हर कोने में इस लड़ाई को फैला दो। यह संदेश आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। यह संदेश आशीष चित्रांशी का नहीं है, यह संदेश किसी और का नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संदेश आप सबने सुना, आप ही के माध्यम से मेरे पास आया भी था। अब सबसे पहले इतने उपदेशात्मक बातों के बाद, इतने उत्साहजनक भाषण के बाद, सबसे पहले मैं चलूं किसके पास? सबसे पहले मैं सोच रहा हूं लेडी फर्स्ट। आज कम से कम मैं अपना धर्म निभाऊं, और मैं सबसे पहले चल रहा हूं, सरिता राय हैं हमारे साथ, शिक्षा मित्र हैं। सरिता राय जी, आपने ये सारी, आप जिसके पास भी मैं आऊं ऑडियो अपना अनम्यूट कर लिया करें, क्योंकि हम लोग मोबाइल से दूर दूर से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग का म्यूट किया जाता है। अनम्यूट करिए ऑडियो, आप मोबाइल में नीचे ऑडियो का ऑप्शन है, अनम्यूट कर लीजिए। आप सबसे पहले ये जितना कुछ आपने सुना और 4.5 साल उसके बाद जो वक्त गुजरा, इसमें कितनी तरक्की हुई, आप लोग को कितना हक मिला, ये बताइए। उसके बाद बाकी मैं अभी त्रिभुवन जी और अभय जी से बाकी तथ्यात्मक बातें समझूंगा। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ, आपके चैतन का भी, साथ ही साथ जो भी प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमको समय दिया सुनने के लिए। सर, आपने ऑडियो सुना, पूरे लोगों ने सुना होगा। दो बातें हमारे सीएम साहब हमको आरोप के तौर पे आज भी लगाते हैं कि हम सपा सरकार के एजेंट हैं, और दूसरी ये कि हम अयोग्य हैं। दोनों चीजें उन्होंने गुणगान के रूप में कह दिया है, तो समझ में नहीं आता कि दोनों चीजें आप ही से निकल के आती हैं कि हम अयोग्य हैं, और हमारी योग्यता का पैमाना आप खुद हमारा गुणगान करके बता देते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप सपा के एजेंट हैं, आप कहते हैं कि आप अपने मांग को रखने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए
लिए आप तेज धार दीजिए, अपने धरने को बल दीजिए। और आज समय ऐसा हो गया सर, मैं आपको बता दूं कि हमें सच कहने के लिए, केवल सच बोलने के लिए ये सजा हमको दी जा रही है। हम अपना हक, अपना न्याय मानने के लिए सर हम यहाँ पर लगे रहते हैं और केवल हमारी बात को दबाया जाता है। सर विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है सर कि हमारे पीएम साहब, हमारे सीएम साहब मात्र इस चीज का हमको दंड देते आ रहे हैं कि हमने मांग अपनी रखी, हमने धरना दिया, हमने ट्विटर से, फेसबुक से, धरने से अपनी बात को रखा, समझाना चाहा, बताना, उसी का आज हमको परिणाम मिल रहा है कि हम अपनी बात को रखते हैं और पता नहीं ये मानसिकता बन गई आज के सरकार की, हमेशा अगर हम अपनी बात रखें तो हम उनके विरोध में जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि हम आज तक 20 साल से साइलेंट बैठे थे, तब भी हमारी बातों को नहीं सुना गया है, और फिर आज हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, 3 पीढ़ी की जिम्मेदारियां हैं। आज हम आर्थिक स्थिति से ऐसे गुजर रहे हैं कि रोज हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम त्राही त्राही करके मर रहे हैं। हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर उसका दंड हमको दिया जा रहा है केवल अपनी बात कहने के लिए। सर 4 साल गुजर गए हैं सर, और आप देख रहे हैं सर जिस स्थिति से हम लोग गुजर गए हैं। सर आपने भाषण सुना, आम आदमी की बात तो आम आदमी की होती है। एक कहते हैं कि मंच पे एक पीएम बोलता है, सीएम बोलता है, उसकी बात में दम होता है, वो गलत नहीं बोलता है। पता नहीं आज इतने दौर हो गए 4 साल के, कभी इन्होंने अपने ऑडियो को फिर से उन्होंने सुना है कि नहीं सुना है। सर हम बहुत सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सर। बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही भड़ास है, जो कि समय भी कम है और हम कहना भी चाहते हैं सर। हम ये समझते सर, सरकार से, चाहे यहाँ पे प्रवक्ता महोदय हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं सर कि योग्यता का पैमाना क्या होता है। सरिता जी, मैं आपकी सारी बातों को कहने का मौका दूंगा, मेरे पास वक्त की कमी नहीं है, सारी बात कहने का मौका दूंगा। मैं फिर अभी आपके पास आऊंगा दोबारा और सारी बात कहने का मौका दूंगा। जी बिल्कुल सर। मैं अभय जी के पास चल रहा हूं। अभय जी, इस ऑडियो ने तो मेरी भी आंखें खोल दी। दरअसल राजनीति का चरित्र क्या हो चुका है, ये ऑडियो, ये भाषण बता रहा है कि सरकार हमारी नहीं है तो प्रदेश के कोने कोने में आंदोलन करो और आंदोलन को कुचलने की कोशिश करे, उसकी भी खबर ले ली जाएगी। 4.5 साल से शासन में हैं और वहीं का वहीं शिक्षा मित्र खड़ा है। क्या क्या आप लोगों के साथ तथ्यात्मक रूप से जो आपके पास जानकारी हो, तथ्यों को रखिए, क्योंकि मैं तब रघुनंदन भदौरिया जी से जवाब ले पाऊं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो ऑडियो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सुने हैं, वो 2015 में बनारस की है और उस समय माननीय जी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान थे। और जो मुख्यमंत्री जी का ऑडियो है, जब 2015 में हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था, तो उस समय वो गोरखपुर के सांसद थे और हमारे देवरिया और गोरखपुर के मंचों पर आकर उन्होंने जो कहा उसी का वो ऑडियो है। उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा कि आप लोग राज्य सरकार पर दबाव बनाइए, केंद्र को जाएगा, हम संसद में उसको पास कराएंगे उस बिल को। आज राज्य में भी उन्हीं की सरकार है 4 साढ़े 4 वर्षों से, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। अब थोड़ा शिक्षा मित्रों के बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं यह बताना चाहता हूं कि 1999 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी पहली बार। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दोनों लोगों का सपना था शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करना। तो एक तरह से कहिए तो बीजेपी के मानस संतान कहे जाएंगे शिक्षा मित्र। और उस समय जब विद्यालयों में शिक्षक की बहुत भारी कमी थी, 60% तक विद्यालय तालाबंद थे और सरकार के पास इतना बजट नहीं था कि वो शिक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालय को चला सके। शिक्षा मित्रों ने ही विद्यालय को खोला 2250 रुपए के न्यूनतम मानदेय पर। लेकिन मैंने एक बार और भी बता चुका हूं कि उस समय यह न्यूनतम मानदेय समय के हिसाब से कुछ ठीक था, क्योंकि प्रधानाध्यापक का वेतन उस समय 5000 हुआ करता था। तो 2250 रुपए तो एक तरह से कहा जाए तो ठीक ही था। वही प्रधानाध्यापक आज 80,000 रुपये वेतन पा रहे हैं और शिक्षा में तो 2250 से 10,000 पर लटका हुआ। विद्यालयों को तो इनका शिक्षा कार्य तो शुरू हो गया, विद्यालय चलने लगे, शिक्षा मित्र जहां का तहां आंदोलन होते रहे। अंत में सन 2009-10 के आसपास शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बंद कर दी गई। उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा मित्र काफी संख्या में हैं, तो क्यों ना हम इन्हें शिक्षित कर इनको अस्थायी कर दें, जिसके लिए उन्होंने जब शिक्षक की योग्यता जो होती है स्नातक प्लस बीटीसी,
तो 2009 में 10 में एक प्रस्ताव आया और हमें बीटीसी का कोर्स कराया गया। सारे शिक्षा मित्र ने बीटीसी का कोर्स किया 2 वर्षीय समय समय के हिसाब से। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2010 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनकी योग्यता स्नातक प्लस बीटीसी है, और 99 और 98 के पहले जो भी टीचर नियुक्त हुए हैं मात्र इंटर और बीटीसी हैं। तो उसी समय का लगभग पैरेलल समय तो हम लोगों की भी नियुक्ति थी, तो हमारी भी योग्यता तो स्नातक और बीटीसी हो गई। यही देखते हुए 2014 की सरकार ने हमें समायोजित कर दिया, हमें टीचर का वेतन मिलने लगा। कुछ लोग कोर्ट चले गए बच्चों के भविष्य को लेकर। वो लोग यह नहीं सोचे कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, स्कूल 60% स्कूल ताला बंद थे पूरे देश के, पूरे प्रदेश के, उस समय तो कोई संभालने वाला नहीं आया। जब शिक्षा मित्रों ने विद्यालय को बचाया, बच्चों को बचा के रखा, तभी तो रोजगार उत्पन्न हुआ। तभी तो आज कोई भी आदमी चला आता है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। अभी तो बेसिक शिक्षा विभाग बचा हुआ है। बेसिक शिक्षा को बचाने वाला शिक्षा मित्र है। ये ट्रेनिंग के बाद जब हमारा समायोजन हुआ था, समायोजन के बाद एक बार हाई कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे पैरवी की कि आखिर 25 जुलाई को 2017 को हमारा समायोजन रद्द होता है। रद्द होने के समय अगर आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, जो योग्यता की बात होती है, तो योग्यता में 2010 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं प्राइमरी में बिना टीईटी के हैं। 2011 में 72,825 की एक टेट पास करके भर्ती हुई थी। 2013 में 10,000 की भर्ती हुई थी। एक बार 15,000 की, 16,448 की और 1,12,460 की। इन चारों पदों को जोड़ने तो लगभग 1,07,000 सीटें कुल हुई जो टेट पास हैं। बाकी सुपर टेट और सुपर टेट जब ला दिया गया 2018 और 19 की भर्ती में, तो उसमें लगभग 1,10,000 सीटें भरी हैं जो टेट और सुपर टेट पास हैं। लेकिन लगभग 5-5.5 लाख अध्यापक में अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो 3.5 लाख से अधिक शिक्षक केवल स्नातक और बीटीसी हैं, और वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें योग्यता है। और शिक्षा मित्र वही बीटीसी करके पढ़ा रहा है तो वो अयोग्य हैं। और जब अयोग्य थे तो ये पूरे 22 साल शिक्षा मित्रों से क्यों पढ़वाया गया? बच्चों का भविष्य क्यों खराब करवाया गया? इसका जिम्मेदार कौन है? जब यह विपक्ष में होते हैं तो हमारे साथ होते हैं, जब सरकार में आते हैं तो हमारी योग्यता देखने लगते हैं। जब हम 10,000 में पढ़ा रहे हैं तो हम अयोग्य हैं। आज भी तो पढ़ा रहे हैं 10,000 में, हम तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो हम योग्य हो जा रहे हैं। अगर हमें वेतन लग जाए तो हम अयोग्य कहलाने लगेंगे। क्या आखिर में सरकार कहना क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? ठीक है, अभी भर्ती किए। अभी आपके पास मैं अभी फिर आऊंगा। बहुत बड़ा सवाल कि अगर वेतन मिल जाएगा, अभी सवाल बहुत सारे लेने हैं। अभी वेतन मिल जाएगा तो अयोग्य हो जाएंगे, 10,000 में पढ़ाएंगे तो योग्य हैं। मैं त्रिभुवन सिंह के पास चल रहा हूं। त्रिभुवन जी, ऑडियो खोलिए अपने मोबाइल में, ऑडियो अनम्यूट करिए। ऑडियो म्यूट है आपकी? हाँ, अनम्यूट करिए। ठीक। त्रिभुवन जी, कई चीजें मैं सुबह से देख रहा था, मतलब मैसेज की गिनती नहीं है। रघुनंदन भदौरिया जी सुनिएगा आप, मतलब नाम अगर मैं लूं तो साजिद मंसूरी, सर्वेश चतुर्वेदी, राजेश गुप्ता, रंजू लता, सुधा राय, विवेक सिंह, उपेंद्र दुबे, नाम की गिनती नहीं है। अनुराग एक हैं शिक्षा मित्र, उन्होंने तो बस कहा कि बस जीने का सहारा मिल जाए हमें, इतने तक की इस स्थिति में है शिक्षा मित्र। मैं त्रिभुवन जी के पास जाते समय कुछ बता दूं आपको। पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर जो कच्चे अध्यापक हैं, जैसे यहाँ शिक्षा मित्र वहां कच्चे अध्यापक हैं, और सारे जोड़ घटा करके कुल मिला के 11-12 हजार, 12.5 हजार ऐसे कुल संख्या उनकी होगी। और पंजाब में पटियाला से जलंधर तक और चंडीगढ़ तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर आ गए, पुलिस की गाड़ियों के नीचे घुस के लेट जा रहे हैं अपने हक के लिए। यहां पे 1.5 लाख से ऊपर हैं। कि ये बहुत बड़ी संख्या है त्रिभुवन। आप ये समझिए कि अगर 1.5 लाख लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है, और वो भी अनदेखी उस व्यक्ति, उस सरकार की तरफ से जिन्होंने बिल्कुल संबद्ध कर लिया था कि आंदोलन करो, लड़ाई करो और हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे तरफ से। उसके अलावा एक और जानकारी है, इन सब पे मैं आपसे डिटेल में जानना चाहता हूं कि जो है एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि सबके जो है ईपीएफ की कटौती की जाए। जितने 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं, 30,000 अंशकालिक अनुदेशक हैं, इनके ईपीएफ कटौती की जाए। मैं जो जानकारी पाया कि अगर ये कटौती होती तो ये कोरोना में जो चले गए इस संसार को, परिवार को छोड़ के अपने,
उनको 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता, बीमार को इलाज मिल जाता। वो भी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेश के 1.25 साल बाद भी कटौती नहीं शुरू हो पाई, जबकि वो जो है 1 अप्रैल 2015 से कटौती का आदेश था और ये 28 फरवरी 2020 को ये आदेश दिया था आयुक्त साहब ने। इतना ही नहीं, 80 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा पर बकाया निकला है ईपीएफ का, ये भी एक बात। और तीसरी बात, जो शिक्षा मित्र बैठे हैं इतने सारे या घरों में बैठ करके आज जुड़े हैं, वो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह पे रखे गए थे। उत्तराखंड, हिमाचल, वहां पे सबको जो है, वहां जो नॉन टेट थे, नॉन टेट, उनको भी बहाल कर दिया गया। यहां पर सबको बाकायदे एक समान रख करके सबको छोड़ दिया गया है कि हक के लिए चीखते रहो, चिल्लाते रहो। त्रिभुवन सिंह, ये सारे जो तथ्य मेरे पास आए कितने दुरुस्त हैं और क्या क्या और बातें हैं वो भी रखिए आप। फिर मैं चल रहा हूं सीधे भदौरिया साहब के पास। ऑडियो नहीं आ रही है त्रिभुवन जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप चेक करिए अपना वो लीड चेक करिए। हाँ, ऑडियो नहीं आ रही है, कंट्रोल रूम चेक करिए क्यों नहीं आ रही है ऑडियो त्रिभुवन जी की। हाँ, तुरंत चेक करिए। तब तक हम एक और कॉलर ले रहे हैं, अनीता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षा मित्र हैं। अनीता बोलिए, आप अपनी बात रखिए। अनीता श्रीवास्तव जी बोलिए। सर, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, कि आपने हमारी आवाज को अपने चैनल के माध्यम से उठाया और बराबर उठाने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैं वाराणसी से हूँ सर। मैं बता दूं कि जब हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था 2015 में हाई कोर्ट से, तो सर हम एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। अनीता जी, आपकी ऑडियो प्रॉपर आ नहीं पा रही है सब तक। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अब अनीता जी बोलिए। और त्रिभुवन जी का ऑडियो चेक करवाइए कंट्रोल रूम तुरंत। बोलिए अनीता जी। हाँ सर। हाँ सर, मैं बताना चाहती हूँ कि जब 2015 में सर हमारा समायोजन हाई कोर्ट से निरस्त हुआ था, तो उस समय जो है हमारे वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी थे और हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे वाराणसी में मिला, जिसमें मैं भी एक महिला के तौर पे थी। सर, माननीय मोदी जी ने कहा कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में जो है सपा की सरकार है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, फिर भी मैं तुम्हारे हाई कोर्ट की कॉपी को मंगाऊंगा और देखूंगा कि उसमें क्या कमियां हैं, और मैं जितना भी हर संभव मदद आप लोगों की करूंगा। फिर सर ये हम लोगों से वार्ता करके, और जब माननीय मोदी जी मंच पर गए तो मंच पर भी उन्होंने यही वादा किया शिक्षा मित्रों से कि आप जो है आत्मघाती कदम न उठाएं। तब तक कई लोग मर चुके थे सर, क्योंकि जब हाईकोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ तो लोग अवसाद में चले गए और काफी लोगों ने आत्मघाती कदम उठा भी लिया। और ये बात माननीय मोदी जी के कानों तक पहुंची और उन्होंने मंच से ये वादा किया सर कि मैं जो है आपकी आवाज को आप आत्मघाती कदम न उठाएं और आपकी जिम्मेदारी अब मेरी है और मैं आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पे करूंगा। मैं आपके प्रदेश सरकार से भी वार्ता करूंगा और आप लोग कृपया शिक्षक वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप लोग शिक्षक का गुण अपनाते हुए धैर्य से काम लें। और इस समय आप लोगों के स्थिति विपरीत चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है धैर्य से काम लें। आप लोग शिक्षण कार्य करें, स्कूल में जाएं और मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। सर, उस समय हम लोग बहुत खुश हुए और पूरे पेपर में सर मोटी मोटी हेडलाइन में जो है ये बात छपी और सारा शिक्षा मित्र समाज सर खुशी से झूम उठा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ है। सर, फिर उसके बाद समस्याएं हम लोगों की जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में 2017 में सर हम लोगों ने माननीय योगी जी को वोट दिया और योगी जी जो है मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किए। सर, उसके बाद हमारा 2017 में समायोजन निरस्त होता है दिल्ली से और उसके बाद शिक्षा मित्र समाज में एक शोक की लहर दौड़ जाती है सर। सभी लोग चारों तरफ त्राही हमारे परिवार के लोग भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। तब हमारी योगी सरकार कहती है कि नहीं, आप लोगों को 10,000 का मान दे दिया जाएगा और
2 परीक्षा का प्रावधान किया था सर सुप्रीम कोर्ट ने। उस परीक्षा में सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये 21 सभी लोग चारों तरफ राय हमारे परिवार के लोग ठीक है अनीता जी, ठीक है। हम आप सभी लोगों को जवाब लेंगे रघुनंदन भदौरिया जी से। त्रिभुवन जी की ऑडियो ठीक हुई क्या? जी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब बोलिए, आपसे सवाल तो मैं ले ही चुका था, बोलिए अब। नमस्कार सर, आपने हमारा मुद्दा बहुत मजबूती के साथ में उठाया है। तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। तोड़ा कुछ इस अदा से ताल्लुक उसने, तोड़ा कुछ इस अदा से ताल्लुक उसने गालिब कि 4.5 साल अपना कसूर ढूंढते रहे, कि 4.5 साल अपना कसूर ढूंढते रहे। आदरणीय, ये अगर आप देख पा रहे हैं आशीष जी, दिख रहा है, आप बोलिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का घोषणा पत्र है। आप इसको अगर देख पा रहे हो दिखाइए सभी को। ये उत्तर प्रदेश सरकार का घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में इन्होंने पृष्ठ संख्या 9 पे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, पृष्ठ संख्या 9 में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार पे इन्होंने बड़ा कायदे से लिखा था। वो मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं। सुनाइए। इन्होंने लिखा क्या था। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं सांस्कृतिक विषयों में हमेशा देश का अग्रणी राज्य रहा है। परंपरा से ही काशी शिक्षा का सनातन केंद्र रहा है। आधुनिक भारत में भी महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उस परंपरा को प्रगतिशीलता के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई। परंतु सपा व बसपा के शासनकाल में यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार बना, जिसके कारण शैक्षिक गुणवत्ता का पतन हुआ एवं मूलभूत शिक्षा के अवसरों में गिरावट आई। भारतीय जनता पार्टी बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में समान अवसरों की उपलब्धता की दिशा में कार्य करेगी। निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा संस्थानों का विस्तार और शिक्षा मित्रों की न्यायोचित सहायता। अब इन्होंने शिक्षा मित्रों की न्यायोचित सहायता में बाकायदा लिखा है कि प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार की समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीके से सुलझा लिया जाएगा। आदरणीय रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, आप शायद मेरी बातों को सुन रहे होंगे। आदरणीय सर, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बाकायदा उल्लेखित है और इन्होंने अपने संकल्प पत्र को लिखा था लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें जो वादे हम लोगों से किए गए वे वादे आज तक नहीं पूरे हुए। आखिर क्यों, क्या कारण है? पहली चीज। दूसरी बात यह है कि 3 अप्रैल 2016 को झूलेलाल पार्क में माननीय राजनाथ सिंह की एक रैली होती है और उस रैली में जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी। राजनाथ सिंह जी बोले मांगे पूरी करने के लिए खजाने में धन न होने की बात ठीक नहीं, सरकार के पास होता है कुबेर का खजाना। ये बातें माननीय राजनाथ सिंह ने 2016 में कही थी झूलेलाल पार्क में संविदा कर्मचारियों के हित के लिए। आखिर इनके वादे कहां गए, इनके वादे कहां गए? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने पंजाब का जिक्र किया तो मैं पंजाब की व्यथा बता दूं। पंजाब में 12,327 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं और 12,327 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को अलग अलग पेमेंट दिया जाता है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने ये वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। और आज ठीक विपरीत उलट वही यूपी में। आखिर ये चुनावी वादे क्यों किए जाते हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां पूरा नहीं कर पाती हैं? ये लोग लुभावन पत्र घोषणाएं क्यों की जाती हैं? आखिर वोट लेने के लिए आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं सभी माननीयों से, सभी पार्टियों के लोगों से कि आखिर ये लोग लुभावन वादे घोषणाएं क्यों की जाती हैं? आदरणीय संपादक जी, मैं आपको थोड़ा और बता दूं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड पे आपको बता दूं कि अब तक लगभग 50 से अधिक सांसदों और विधायकों ने
माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का भी काम किया है। मैं आपको बता दूं कि किस किस ने पत्र लिखे हैं। पंकज गुप्ता विधायक सदर उन्नाव, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक भाजपा बांगरमऊ उन्नाव, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। पत्र में लगभग सभी की भाषा है कि संशोधन अध्यादेश लाकर पुनः अध्यापक पद पर समायोजन किया जाए, अगर नहीं होता है तो वेतन व्यवस्था लागू की जाए। लगभग सभी ने ये बात कही है। उसके बाद ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने राज्यपाल जी को लिखा है, मतलब इन्हीं की पार्टी के लोग और सारे पत्र लिखे गए हैं। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी साक्षी महाराज जी सदस्य, संसद सदस्य उन्नाव, इन्होंने भी पत्र लिखा है। मेरे पास पूरे कॉपी है, अगर कोई आप अगर लेना चाहे तो मैं आपको प्रेषित कर सकता हूं। उसके बाद जो पत्र मेरे पास है प्रकाश जावड़ेकर जी ने लिखा है। उसके बाद वीरेंद्र सिंह है, संसद सदस्य लोकसभा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा, इन्होंने भी पत्र लिखा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। उसके बाद रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी हैं, भदोही विधानसभा से, इन्होंने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को पत्र लिखा था 2018 में। उसके बाद मनोज तिवारी है, संसद सदस्य लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली, इन्होंने भी पत्र लिखा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। राजेंद्र अग्रवाल है, संसद सदस्य लोकसभा मेरठ हापुड़ से, इन्होंने भी पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद धर्मेंद्र कश्यप है, संसद सदस्य लोकसभा उत्तर प्रदेश आंवला से, आपने भी पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद ये तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी त्रिभुवन जी, जब 50 सांसद और विधायक ने लिख दिया तो लंबी फहरिस्त होगी। अभी हम पहले इतने का जवाब ले लेते हैं। रघुनंदन भदौरिया साहब, ऑडियो खोल लीजिए कृपया, ऑडियो खोल लीजिए, फिर मैं भी बहुत सवाल इन लोगों के हैं, आप ऑडियो खोल लीजिए जरा। जी भदौरिया साहब, इन सारी बातों के निष्कर्ष से मैं आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ ये संकल्प पत्र में लिखा हुआ लोक कल्याण का नारा था, जिसको कई बार जुमले का यहाँ पर जुमले के रूप में पूरे देश में बताया जाता है कि भाजपा के नारे जुमले होते हैं, तो जुमला था, या 50 से ज्यादा विधायक सांसद चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री से लेकर के मानव संसाधन और प्रधानमंत्री तक, वो नूरा कुश्ती थी, या इस सरकार में मुखिया विधायक सांसद जनप्रतिनिधि और जनता की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं? इनमें से क्या सच है वो आप बताइए, हम मानेंगे। देखिए, पहली बात तो आपको तथा आपके चैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, और ये भी बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को जिस ऐतिहासिक ढंग से समाज जनता कह रही है, अभी तक हम किसी सरकारों के बीच में रहने वाले, उस समाज में काम करने वाले कभी सुना नहीं। काम करके दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के भदौरिया साहब 1 मिनट के लिए रोकूंगा, फिर बोलने का मौका आपको पूरा है। एक ये जो है माननीय सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब भाषण सुनने के लिए यहाँ पे ना ये त्रिभुवन बैठे हैं, ना अभय बैठे हैं, ना सविता बैठी है, ना भट्ट जी बैठे हैं, ना जो देख रहे हैं, ये सब नहीं, काम की बात ये जो पूछ रहे हैं अभय सिंह, सविता राय, त्रिभुवन सिंह, इसका जवाब दो आप ना। उन्होंने सब कुछ किया, जिन 1.5 लाख को कहा था कि तुम आगे लड़ो हम पीछे खड़े, उनको भूल गए, उनको छोड़ दिए, इनकी बात आप करो बस। अभी अब आप सर 1 मिनट बस रोकना चाहूंगा, 1 सेकंड के लिए। हाँ बोलिए भाई जी। सर हमारे भोजपुरी में कहावत है, खुरपी के बिया भइल हंसुआ के गीत गवाता। हाँ। तो मुद्दे की ही बात हो, शिक्षा मित्र प्रकरण ही चले, यही अच्छा रहेगा। नहीं उसके अलावा कुछ चलने नहीं देंगे हम। हाँ भदौरिया साहब बोलिए। सही बात है, लेकिन ये जुमलेबाजी कहाँ से आई? जो सपा बसपा कांग्रेस रोज मोदी और योगी को चिल्लाते हैं, वो ये अब शब्द आपके यहाँ कहाँ से आ गया?
मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भटकिए नहीं भदौरिया साहब, 1 मिनट में बता दूं, यहाँ भटकने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं बताए, इस मंच पे भटकने कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जुमला था, आपसे पूछ रहा हूँ, जुमला था। 1 मिनट, अभी आप लोग रुकिए। हाँ, की बात आनी चाहिए, कार्य के विचार की बात आनी चाहिए, आगे भविष्य में क्या होगा। हाँ, जुमलेबाजी अन्य सरकारें करती थी, भारतीय जनता पार्टी आपने क्या किया वही तो पूछ रहे हैं भाई। आप शिक्षा मित्र की बात करिए, आपने क्या किया ये बताइए। देखिए ऐसा है, हाँ, हमारे यहाँ यूपी में, हाँ, 1,73,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, अभी सविता आ रहा हूँ, अभी आपके पास आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ये भी कहा हम शिक्षा मित्रों को स्थायी किए जाने का विचार रखें। किया क्या? कहा तो बहुत कुछ, हमने सुनवा दिया पूरे प्रदेश को जो कहा था। किया क्या वो बताइए। अरे भाई सुनो तो। हाँ, सुनाइए आप। क्या है जो मुझे ज्ञान है वही तो आपके सामने कहेंगे। मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हूँ। हाँ, मैं दूसरे टाइप का वक्ता हूँ। हाँ, लोग आते हैं पार्टी की, अपने आप स्वयं मुखिया बन जाते हैं। हाँ, एक पार्षद की जिसकी हैसियत नहीं, टिकट दिला दे, हाँ, वो बात सीधे कहता है कि मैं इस पार्टी का मैं ये करा दूंगा। हाँ, मैं अपनी हैसियत में बात करता हूँ। मैं पूर्व विधायक हूँ। हाँ, मैं अपनी जनता के बीच में कल था, आज हूँ, कल विधायक था, आज नहीं विधायक हूँ, जनता का सेवक हूँ, यही मेरा काम है। नहीं, सबसे पहले मैं आपसे, हाँ, यूपी सरकार ने 4 साल में लगभग 1,19,287 नहीं सुनना है ये आंकड़े, नहीं सुनना है ये जो भर्ती कर चुकी है। नहीं, क्यों नहीं सुना? अरे भाई मैं यहाँ पे शिक्षा मित्र 1,60,000 शिक्षा मित्र की बात कर रहा हूँ। वही बात हंसियत व्यायाम खुरपी गीत आप अभी कहा ना अभय सिंह ने। नहीं सुनना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप नाराज हो जाइए, आपकी सरकार नाराज हो जाए मुझसे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। 1894 टीचर की भर्ती प्रक्रिया में है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। शिक्षा मित्रों क्या किया जिसको पूरे प्रदेश के जिले जिले में लड़वा रहे थे आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप जवाब दीजिए, दोबारा सुनवा दूं क्या वो बात? दोबारा सुनवा दूं बयान? सरकार काम कर रही है, सरकार काम सबके लिए कर रही है। हाँ। ये एक ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने, जो सबके लिए कर रही है दिख किसी के लिए नहीं रहा है, जो सबके लिए कर रही है दिख किसी के लिए नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। न्यायचित न्यायिक काम, कोई भी बेईमानी नहीं, कोई भी धांधली नहीं। मैं बताना चाहता हूं ऐसी भर्तियां हुई अन्य सरकारों में जहां पैसा मिला है तभी भर्ती। और मैं किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बताने लगूंगा भर्तियों खाल उत्तर प्रदेश के ना, तो आप उसके बाद एक लाइन जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर भर्तियों, रोज 20 दिन से भर्ती यहाँ पे चला रहा हूँ, भर्ती ही आपको पता भी नहीं होंगे कितनी उत्तर प्रदेश में भर्तियां हैं और कितने लोग घर में बैठ कर रो रहे हैं। शिक्षक भर्ती में कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाँ। और आपकी सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराई, नहीं करवाया। चले क्यों डर गए? नहीं करवाया। उतना अभी आलोचना करने पे एक्शन करना हो तब तेजी देखिए। और जब 68,500 में भ्रष्टाचार पर कोर्ट ने कहा कि ये जांच करवाइए सीबीआई, तब सरकार नहीं करवाई। मैं बता दूं 68,500 की कापियां जब जांच होती हैं तो पहली बार जो परीक्षक जांच करते हैं 41,000 लड़के पास होते हैं, दूसरी बार पुनः जांच होती है तो 4800 लड़के फिर पास होते हैं, फिर 12 कापी जांच होती है तो 9 लड़के पास होते हैं, फिर चौथी बार कापी जांच होती है तो 23 लड़के पास होते हैं, फिर 5वीं बार कापी जांच होती है 103 लड़के फिर पास होते हैं। क्यों बार बार आदरणीय विधायक जी, श्रीमती सुक्ता मैडम इसीलिए हटाई गई थी, श्रीमती सुक्ता मैडम इसीलिए हटाई गई थी। क्या जवाब देंगे? केवल ये वही रटा है। हम बहुत कुछ करने पूछ लो 5 काम बताने के लिए किसी के पास नहीं है। शिक्षा मित्र की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था। अरे शिक्षा मित्रों पे सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा करनी है आपको। 3 IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर एक जियो जारी किया था 21 मई को पासिंग मार्क्स का, और उस जियो को नहीं बचा पाए। मैंने तो अभय सिंह त्रिभुवन सिंह, मैंने कई बार कहा इस विषय पे कि जिन लोगों ने कापियां जांची थी उनकी फोटो जारी की जाए ताकि हर आदमी अपने घर में मढ़वा के लगवावे कि कैसे परीक्षक थे कि कापी पहली बार जांचे तो 4,000 पास हुए, फिर कोर्ट ने एक बार फिर से जांचो तो 100 और पास हो गए। सरकार ने लखनऊ से भेजा था PNP पर 100 कापियों अंतरंडम जांचे गए जिसमें 52 लोग पास हुए, लोग फेल हो गए। अगर वो 41,000 पहले
जो लड़के पास हुए हैं, अगर उनकी कॉपी जांच कर दिया तो 15,000 फेल हो जाएंगे। वो कितने लाख रुपए में पास हुए हैं? बताइए भदौरिया साहब, बताइए मुद्दों पे जवाब दीजिए, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। को जांच करने के लिए कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, सरकार ने सीबीआई प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई अंगुली आज नहीं उठा रहा। आज ये लोग ये इसका मतलब आप, अच्छा सुनो, आप ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक, 4 यहाँ बैठे हैं, ये चारों कहाँ किस पार्टी की सदस्यता लिए हैं उसकी पर्ची ले आओ। क्यों ये इनका क्या है भाई? कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई खेत बाड़ी का झगड़ा हो, ये क्यों है निराश, क्यों है परेशान? और आपको मैं बता दूं, सुनो, आपकी जानकारी के लिए सविता मैं आप सब पे आऊंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे ये शिक्षा मित्रों ने ट्रेंड किया था, तो उसमें जो मैंने देखा करीब 12-13 लाख ट्वीट हुए थे। तो 12-13 लाख ट्वीट एक वर्ग से अगर हुए, एक समूह, एक शिक्षा मित्रों की तरफ से हुए, तो ये सारे उंगलियां कहां पे आप लोग की? इसका मतलब आप लोगों ने चौराहे पे, एक कहावत है कि चौराहे पे आंख बंद करके खड़े हो जाओ, सोचो हमको कोई देख नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि आपको सब लोग देख रहे हैं, आप किसी को नहीं देख रहे हो, आप उंगलियां नहीं देखना चाहते हो। आप बताओ कितनी उंगलियां हैं? हाँ, आप बताइए, आप मुद्दे की बात, कोई उंगली नहीं उठा रहा है तो। शिक्षा मित्र हमारे परिवार के हैं। अच्छा। और अभी त्रिभुवन सिंह जी ने कहा, उसमें ज्यादातर भाजपा के लोगों ने ही इनके सहमत पत्र लिखे हैं। कोई प्रक्रिया इसमें ऐसी है जो लटकी हुई होगी, नहीं तो हमारे योगी जी जितनी नौकरियां दी हैं 2 बार मायावती अखिलेश सरकार ने नहीं दी है। नहीं, जो दी है नौकरियां ना सविता, हाँ सविता पहले आप बोलो, आप बोलो। बहन जी, एक एक करके, त्रिभुवन भाई, अभय जी, एक एक करके, हाँ बोलिए। एक चीज सर देख लीजिए कि जिस यूपी के सीएम की, मुख्यमंत्री की आप बात बार बार करते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर आप ये नहीं देखते हैं किसी प्रदेश की शिक्षा मित्रों की? आप ये बात सर क्यों भूल जाते हैं कि वही अनुभव, वही योग्यता लेकर के हर राज्य के शिक्षा मित्र खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और आपके यूपी का शिक्षा मित्र एकदम मरने के कगार, उसकी 3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी आप लोगों ने। सबसे पहली बात, हम आप पे आरोप लगाते हैं। 2200 रुपए की बात सर छोड़ दीजिए। आपने जब हमारी नियुक्ति की 2001 में, तो सबसे पहले बात, आपकी आय की जो सीमा रखनी चाहिए थी 35 से 50 के लगभग सीमा रखनी चाहिए। 18 वर्ष आयु सीमा जो आपने रखा, हमारे शिक्षा व्यवस्था को तो आपने बर्बाद ही किया। हमारे आने वाले 3 शिक्षा पीढ़ियों को आपने बर्बाद कर दिया। कहां से हम शिक्षा व्यवस्था दे पाएंगे, कहां से स्वास्थ्य दे पाएंगे? हम उसी में लगे रह गए। आदरणीय संपादक जी, मेरा सवाल है। हाँ आदरणीय संपादक जी, सरिता रुकिए, आप माननीय एक रुकिए, एक सरिता जी, एक मिनट, सबकी बात आ जाए। हाँ सरिता जी रुकिए। आदरणीय विधायक जी से सवाल है, जब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे गोरखपुर से, तो वो अपने भाषणों में कहते थे कि किसी भी समस्या का समाधान के कई रास्ते हैं, सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसा कि अभी वीडियो में ये बताया गया। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तब वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, शिक्षा मित्रों को स्थायी हल किया जा सकता है, इसके कई सारे रास्ते हैं। और यही बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कही। तो आखिर आज वो मुख्यमंत्री हैं, तो समस्या का निदान क्यों नहीं हो सकता है? आदरणीय विधायक जी। ठीक है त्रिभुवन जी, मैं यही बात जाने वाला था लेके रघुनंदन जी के पास, कि वही आप जो योगी जी के भाषण को सुनिए। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारें अदूरदर्शिता का शिकार थी, उपाय तो बहुत हैं, यहां से दिल्ली भेजिए, दिल्ली में संसद से सड़क तक सब जगह प्रस्ताव आएगा, पास होगा और खुशहाली आएगी शिक्षा मित्रों के घर में। अब जो पिछले सब अदूरदर्शी थे, तो 4.5 साल से दूरदर्शिता का क्या नमूना आपने पेश किया वो बता दीजिए रघुनंदन भदौरिया जी। सारे अदूरदर्शी थे। एक जानकारी और दे दूं सर, जब 99 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुए थे, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में था, उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। तो जो शिक्षा मित्र उत्तराखंड भाग में पढ़ते हैं, उत्तराखंड की सरकार ने उन शिक्षा मित्रों को
अस्थाई कर दिया। वो बताया मैंने कि वो सब बहाल हो गए। यूपी के ही भाई हैं, यूपी के ही साथ, अगर यूपी में रहते तो आज वो 10,000 पाते। महाराष्ट्र की सरकार शिक्षा मित्रों को 35,000 रुपये लगभग मानदेय देती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने उनको समान पूरा शिक्षक का समायोजित करके शिक्षक का वेतन दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 21,000 रुपये लगभग है, हरियाणा में भी 22,000 के आसपास है, बिहार में भी 20,000 के लगभग मानदेय है, दिल्ली 34,000 रुपये है, दमन दीव में 26,000 के आसपास मानदेय है, और वो सारे मानदेय 12 महीने हैं। यूपी में 10,000 11 महीने हैं। जून का मानदेय मुझे नहीं मिलता है। साहब अब बताइए आप, दूरदर्शिता की इतनी मिसाल, अभी आ रहा हूँ, एक एक जवाब ले लें। थोड़ा भदौरिया साहब जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना, और जवाब लेना जरूरी है, बिना जवाब के क्यों जाएंगे भाई भदौरिया साहब? देखिए एक बात बताइए, जो दोनों हाथ लड्डू बांट रहा है, आप ये कह रहे हो, आप उनमें आप ये देखिए कि सरकार और शिक्षा मित्रों में जो भी बीच में क्या है, वो समस्या आधिकारिक तौर पे है या सिस्टम में क्या है। नहीं तो जो यूपी सरकार 4 साल में 1,39,287 एक मिनट भदौरिया साहब, फिर मैं रोकूंगा आपको, फिर 1,37,000 एक मिनट। अब शौचालय दे रही है, सुनिए राशन पहुंचा, सुनिए प्रभु, सुनिए कारण मैं उस पर इसलिए राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। सुनिए अभय जी, आप उसके बारे में मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम उसमें कारण क्या है। मैं चैनल पे बैठ के झूठ लफाजी नहीं बोल सकता हूँ, तो बोलेंगे वही जो मुझे मालूम है। तो पार्टी के संकल्प पत्र में झूठ शामिल करने से बचना चाहिए। एक प्रस्तावित पत्र लिख सकते हैं ऑर्डिनेंस पास करने का, राज्यपाल एक ऑर्डिनेंस पास कर दे, अभी समाधान हो जाएगा। बातों का अध्ययन करूं और दोबारा डिबेट कराइए तो मैं आपको जवाब दूं। नहीं, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो, जो महिलाओं को सम्मान शौचालय देकर दिया, जो आज राशन दे रहा है, जो गैस दिया, बार बार पूरा प्रदेश सुने भैया, यही है राजनीति का चरित्र। मैं भाजपा का नहीं कहूंगा, यही है राजनीति का चरित्र। पूरा प्रदेश सुने, पूरा प्रदेश सुने। पढ़ने लगे जब आप सरकार आई है, जिन स्कूलों में प्राइवेट में लोग पढ़ाना नहीं बच्चे जानते थे, आज बच्चे पढ़कर डिग्रियां पाने की ओर घूम रहे हैं। अच्छे बच्चे पढ़ने लगे जो अच्छे स्कूलों में। 4.5 साल में ही पढ़ के डिग्री भी पाने पहुंच गए। वाह, इस रफ्तार से पढ़ाई अद्भुत हुई। प्राइमरी में एडमिशन लिए और डिग्री ले लिए। अरे भदौरिया साहब सुन लो प्लीज, ये प्रदेश की जनता है, ऐसे बोलोगे तो बहुत नाराज होगी। सुनो, हाँ, हमारी पढ़ाई आपने बर्बाद की, हमारे बच्चों की पढ़ाई आपने बर्बाद की। 3,287 हाँ, एक एक करके कर दीजिए। नहीं हुई क्या? साला मैं बता दूं आपके सरकार की। हाँ बताइए स्पष्ट रूप से। कौन सी सरकार नहीं साधी? आपकी सरकार। एक मिनट सरिता जी, अभय जी एक मिनट, छोटा सा अमाउंट है, बस बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। एक एक करके बोलेंगे आप लोग। भट्ट साहब, अभय जी, भट्ट साहब, मैं सबके पास आऊंगा। एक समायोजन 2014 में हुआ था। समय की नहीं कमी है, आपके पास आऊंगा आपके। हाँ अभय बोलिए, आप बोलिए। हाँ, एक एक समायोजन 2014 में हुआ था। 2017 में जुलाई में समायोजन रद्द हुआ था। 36 महीने हम लोग काम किए थे। नौकरी में 87 रुपए बीमा के नाम पर हर महीने कटता था 1,37,000 आदमियों का। ये 87 रुपए 36 महीने 1,37,000, 43 करोड़ रुपए हो रहे हैं। 42,90,84,000 रुपए एक सरकार ने क्यों नहीं मेरा भुगतान किया? बेसिक शिक्षा विभाग यह पैसा कहाँ लेकर गया? शौचालय दिया ना, शौचालय दे दिया। वो हमारे 4,000 शिक्षा मित्र मर गए, उन्हीं को बांट देते, मुझे ना वापस करें, उन्हीं को दे दें। 1 रुपए नहीं दिए। हमारे उस परिवार के लोग कैसे जी रहे होंगे जो 4,000 शिक्षा मित्र दुनिया छोड़ गए हैं? अब मेरा ही 43 करोड़ रुपए लेकर बैठे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? भाई यही मैं कहना चाहता हूँ। महीने की, अब उसी जा रहा हूँ, महीने की 1,37,000 लोगों की, वही जा रहा हूँ। अभय जी 43 करोड़ 90,84,000 रुपए होते हैं। वही 43 करोड़ पे ही जा रहा हूँ। और साथ साथ ये इतने देर से बता रहे हैं
कि 1,19,000 उसमें ही बता दें 69,000 में केंद्र में बैठा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसमें आरक्षण का घोटाला बता दिया है। 68,500 में जो मेरी जानकारी है, तथ्य बिल्कुल आंकड़े हो सकता है दुरुस्त ना हो, शायद 22,000 पद अभी रिक्त हैं। 69,000 में अलग जो है वैकेंसी बची है। एक दिन आप आ जाना, हो सकता है 2-4 आंकड़े आगे पीछे हो जाएं, लेकिन प्रदेश भर के जुबानी बेरोजगारी मुझे याद है और भर्तियां याद है भदौरिया साहब, सब गिना दूंगा और वो भी बता दूंगा कि आपके आंकड़ों में क्या क्या दर्ज है और घर पे बिलख रहे हैं जो लोग, जो बेरोजगार। बताऊं, इनके बीच में नहीं चर्चा करना चाहता शिक्षा मित्रों के, अब सुन लीजिए आपको, इसलिए ना क्योंकि बार बार आप वहीं जा रहे हैं। 2486 दरोगा की ट्रेनिंग, सुनिए भदौरिया साहब ध्यान से, आपके कानपुर में भी मिल जाएंगे। 2486 युवाओं ने उत्तर प्रदेश में लिया, दरोगा का ट्रेनिंग लिया, एसआई का। एसआई की ट्रेनिंग लेकर के 1 साल 7 महीने की ट्रेनिंग ली थी भदौरिया साहब, इधर सुनिए, यही हाँ 1 साल 7 महीने की ट्रेनिंग ली और साल सवा साल से बैठे हैं कि वर्दी उनके शरीर पर चढ़ जाए, वर्दी पहनने के इंतजार में। उसमें से एक युवा शशांक अब दुनिया में नहीं रहा, 2485 बचे। और आपके आंकड़े जो है ना, जो आप बताते हो रोजगार दिया, इवन उसका भी कहो तो ऑडियो सुनवा दूं, भाषण सुनवा दूं। मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच से जब अपने रोजगार का जिक्र किया ना, तो 2486 दरोगाओं की नियुक्ति की, यह भी गिनाया था। 2486 दरोगा की नियुक्ति की, यह भी गिनाया। और वो घर बैठे हैं, घर बैठे परेशान हैं। उनके पड़ोसी कहते हैं वर्दी कभी पहन पाओगे, मजाक उड़ाते हैं। आप लोग कहते हो उंगली नहीं उठ रही है। आपको बताऊं, 49,568 पीएससी के जवान हैं जो 3 साल से मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं। 3 साल हो गया कि मेडिकल उनका हो, इसका इंतजार कर रहे हैं। और कल पेपर की कटिंग में मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहीं बयान दिया था कि 49,568 हमने भर्ती की। तो अगर विज्ञापन जारी कर देने से भर्ती हो जाती है तो अभी 3-4 महीने का वक्त है, एक साथ उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी का समूल नाश कर दो। आप लोग बेरोजगारी का समूल नाश कर दो, विज्ञापन जारी कर दो, अगर यही है। अब सुना आपने, अब अभय जी का जवाब दीजिए। बाकी रोजगार गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा वो होगा। अभय जी जवाब दीजिए। बोलिए भदौरिया साहब। हाँ अभय जी बताइए। हाँ, 36 माह हम लोगों ने समायोजित होकर नौकरी किया था। 87 रुपए हर महीने बीमा कटते थे। 1,37,000 शिक्षकों का 3 साल तक 87 रुपए महीने के हिसाब से लगभग 42,90,84,000 रुपए बनता है। ये पैसा कहाँ गया? ये बेसिक शिक्षा विभाग ने ये पैसा न तो हमें वापस किया, न हमारे मृत साथियों को 1 रुपए दिया कि उनका परिवार का गुजारा हो सके। ये लगभग 43 करोड़ रुपया कहाँ गया? बताइए भदौरिया साहब। ये सरकार 43 करोड़ रुपया की जांच कराएगी, आप दीजिए। सरकार के पास 43 करोड़ रुपया आपके रखने के लिए नहीं है, आपके बीमा के लिए थे, बीमा किया होगा। बहुत कुछ जानकारी महत्वपूर्ण जो होती हैं, जब तक नहीं होना चाहिए बोलना नहीं चाहिए। मैंने आदरणीय संपादक जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए त्रिभुवन। आदरणीय विधायक जी, आपसे थोड़ा सवाल है कि एक स्कीम थी कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना। ये ऑर्डर जो है 14 अक्टूबर 2019 का पास आउट है ऑर्डर। इस ऑर्डर में जितने भी संविदा कर्मचारी होते हैं, ये सभी संविदा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। ये इसका मेन ऑफिस कानपुर में है, वहां से ऑर्डर पास होता है। ऑर्डर पास होने के बाद सरकार ये कहती है कि नहीं, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसके दायरे में कोर्ट जाया जाता है और सरकार कोर्ट में हार जाती है। उसके बाद जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो गुमराह कर रहे हैं आज भी, जबकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, राजपत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार का राजपत्र है। मोदी जी की स्कीम का लाभ भी नहीं दिया जा रहा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को। और मैं आपको बता दूं, जिसके चलते करोड़ों रुपए की पेनाल्टी लगी है। आदरणीय विधायक जी मैं बता देता हूं, करोड़ों में है, जिसमें कानपुर नगर में 8 करोड़ 53 लाख रुपए
सीज किया गया। महोबा का 4,48,000 रुपए, ललितपुर में 7,21,000 रुपए, ग्रेटर नोएडा में 2,27,000 रुपए, लखनऊ में 5,69,00,000, बस्ती में 6,73,00,000, देवरिया में 4,25,00,000, कानपुर देहात में 7,77,00,000, आजमगढ़ में 8,40,00,000, ऐसे चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, फैजाबाद। ये रकम मैंने नहीं तय की है, ये रकम ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ने तय की है, जिसकी रिकवरी हो चुकी है, कहीं की रिकवरी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो इन योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? जो कि योजनाएं माननीय मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बताइए भदौरिया साहब, बताइए। ये अब आप सही बात कही आपने, मुझे अच्छा लगा जी। ज्ञान की बात, सम्मान की बात और सही बात। आपने अधिकारी जो दोषी हैं वो दंड मिलेगा उनको। मोदी और योगी की सरकार में अधिकारी बख्शा नहीं जा रहा है। अधिकारी गलती कर रहे हैं, जब वहां तक खबर है तो उनको दंड दिया जाता है। किनको दंड मिला बताइए, बताइए कुछ नाम बताइए जिनको दंड मिला हो। अधिकारियों ने किया है तो कितने? नहीं, अगर अधिकारी देखिए 2 ही किए होंगे, या तो नेता या अधिकारी। ये तो त्रिभुवन सिंह और अभय सिंह तो किए नहीं होंगे, त्रिभुवन सिंह और अभय सिंह तो किए नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बता दीजिए, ऐसे कुछ बताइए ना कि बक्से नहीं जाते, कुछ अधिकारियों के नाम बता दीजिए जो बक्से नहीं। बताइए जिन्होंने मार दिया हो वो बच गया हो। शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, उसमें सचिव को आदरणीय विधायक जी, आदरणीय संपादक जी, 1 मिनट। आज नेता जेल में है, आज जो गलत करने वाले जेल में है, ये योगी की सरकार है। जी बिल्कुल सही है। आदरणीय विधायक जी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शासनादेश जारी करते हैं कि ईपीएफ काटा जाएगा, और आज इसको हिंदुस्तान ने भी निकाला है, हिंदुस्तान समाचार पत्र ने बड़ी अच्छी तरीके से निकाला है। और जबकि ये सरकार, मतलब सरकार के जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, कोर्ट में कहते हैं कि इनको लाभ दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर लाभ नहीं दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पंचायत चुनाव में 230 लोग मरे, ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड में भेज दूंगा आपके पास। उसके बाद उसके पहले 50 लोगों की मौतें हुई। आज उनके परिवार कैसे जी रहे होंगे? अगर ये स्कीम लागू होती तो उनके परिवार वालों को कम से कम 10-10 लाख रुपए कोरोना काल में मिलता उनके परिवार वालों को। और जो लोग इलाज के अभाव में मरे हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए जी, ये बता दीजिए। बताइए भदौरिया साहब, बताइए। सरकार दोषियों पे कार्रवाई करेगी। अच्छा, सरकार सदैव जनहित की है। अच्छा, सरकार सबकी है और सबके लिए कार्य कर रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो निश्चित योगी जी किसी को इस लड़ाई को लड़ते 4 साल, आज की लड़ाई नहीं है, ये सब लूट जाएगा, चला जाएगा तब। मोदी और योगी दो ऐसी जोड़ी बनी है कि ये किसी को छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं। ये बात तो सही, किसी को नहीं, शिक्षा मित्र भी नहीं छूटे, ये बात सही है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सजा देना है। सुन लीजिए भाई, बोलो ना, मेरी भी सुन लो। माननीय मोदी जी, बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए। क्या कहना है कि मुझे कुछ नहीं ले जाना है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी जेल में बक्से की तरह रहेंगे। अब आप एक मिनट सुनिए भदौरिया साहब, कंट्रोल रूम थोड़ा ऑडियो पे ध्यान दीजिए सबके। हाँ, हम लोग का अपराधी बता दीजिए। अरे भाई, अब मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं इसकी सूचना जैसे सरकार को सही तथ्यात्मक ढंग से मिलेगी, कोई भी अधिकारी दोषी नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से 18 बार मिलकर रिक्वेस्ट कर चुका हूं। किसी सरकार में नहीं हुआ, केवल भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार में हो रहा है। आप तो समझ रहे हैं कि आज योगी सरकार में चाहे गुंडे हो, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेस। भदौरिया जी, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कई सालों तक कंट्रोल रूम ऑडियो पे ध्यान दीजिए भाई। बिल्कुल अनभिज्ञ है सर, आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके योगी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल अनभिज्ञ है। साले दिया है आप सम्मान के लिए, आप समझो किसान सम्मान निधि दिया, गैस चूल्हा दिया, 5 लाख का बीमा दिया, घर बैठे अनाज दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान भी हूँ, जो जनता के बीच
गए हो, जनता के किसान भी हूँ, जनता के लिए ना समझाओ और जनता के लिए काम न किया हो। अरे भाई आप लोग ये भी तो देखो ना, 87 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, 2000 में 20 लीटर डीजल नहीं मिल रहा है, 20-22 लीटर आपके किस सम्मान निधि वाले अमाउंट में। अरे भाई मिलेगा, क्यों परेशान हो, सब मिलेगा, जो चीज पहुंचे। डीजल कब होगा सस्ता? फिलहाल सर हम आपके हर बातों पे प्रकाश डाल सकते हैं, बाकी में हम उसका समिति का है सर, बेरोजगारी का है, चैनल पर मिल जाए। चैनल आदरणीय संपादक जी, बात है, बोल रहे हो, चाहे आदरणीय संपादक जी, हाँ बोलिए बात भाई, एक एक करके निवेदन है आप लोग से, एक एक करके सरकार अपना काम कर रही है। आज सरकार की भूर प्रशंसा अच्छे कार्यों की हो रही है। आदरणीय विधायक जी, क्योंकि सरकार हमारी भी है, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। आपके हर एक बातों पर हम इस तरीके से प्रकाश नहीं डाल सकते, हमें भी पता कि शासनकाल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या होता है। आदरणीय विधायक जी, एक शॉर्टकट रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। सरिता जी रुकिए, अभय जी रुकिए, एक एक करके, क्योंकि मुद्दों से हम लोग भटक जाएंगे, कोई नहीं, वो तो राजनेता यही चाहते हैं, मुद्दे से भटक जाइए आप लोग, एक एक करके। त्रिभुवन जी बोलिए। हाँ, आदरणीय विधायक जी, एक रास्ता है कि एक ऑर्डिनेंस लाकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 1 मिनट में खत्म किया जा सकता है। और एक ऑर्डिनेंस लाकर क्या आपकी सरकार इतना बड़ा दिल दिखाएगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी 1,53,000 शिक्षा मित्रों के घरों में, उनके परिवार के घरों में दिया जलाने का काम करेंगे? केवल एक ऑर्डिनेंस लाना है आपको, केवल एक ऑर्डिनेंस। अपनी बात रखिए, सुनिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात नियमों तथ्यात्मक रखिए, अपनी बात लिखित रखिए और अपने विचार दीजिए। ये सरकार सबकी है, जन की है, शिक्षा मित्रों की है, अन्य टीचरों की है, रहने वाले सभी भाइयों की है। इस सरकार में सुना जाता, अनसुना नहीं किया जाता। अच्छा, है भदौरिया साहब, बहुत देर से इन लोगों के सवाल हो गए, बहुत देर से इन लोग के सवाल। एक सवाल मेरा है, आपको मैं बताऊं, एक आपके लिए अच्छी बात बताऊं, पंजाब में जो है ना, जैसे यहाँ पे शिक्षा मित्र हैं, वैसे वहां पे कच्चे अध्यापक हैं। पंजाब में उन्होंने पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर रखा है इसी के लिए कि नियमित किया जाए उनको, इसके लिए पूरे पंजाब में। और कांग्रेस की सरकार वहां पे बुरी तरीके से घिरी हुई है, उस पर कोई टिप्पणी आपके मैं चाहता हूं। एक देखिए, हम टिप्पणी क्या करें, हम अपनी जाने। बुरा जो देखन मैं, चलो बुरा न देखो, जो जब मुझे देखो अपनों मुंह से बुरा न हो। मैं अपनी समस्या को स्वयं देखता हूँ। वहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ दुनिया काम, हम वहाँ उनकी तरफ क्यों देखें? जब हमारी सरकार चिंतित है, हमारी सरकार सबके लिए सोचती है, सबके लिए कार्य करती है। 1,19,000 आप ये समझिए, 287 जो टीचर की भर्ती हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि ये पंजाब की सरकार ने किया है? नहीं, मैं पंजाब के हालात पे भी आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ, पंजाब पे भी टिप्पणी चाह रहा हूँ। पंजाब में पंजाब पे टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अच्छा। मैं अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करता हूं। आपके कार्य में कष्ट है, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। या तो मुझे पेपर दे दीजिए, मैं अपने लेटर पे भेज दूंगा, और नहीं तो आप स्वयं भेजिए। आप भेजिए मेरे पास लेटर कि पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया जी, मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इन समस्याओं से हम ग्रसित हैं, जिससे हमारा परिवार भी ग्रसित है। 50 लेटर जा चुके हैं विधायक जी, सरकार तक पहुंचाने का 50 लेटर आप ही की पार्टी के आपसे बड़े नेता भेज चुके हैं। आप ही पार्टी के आपसे बड़े 50 नेता भेज चुके हैं लेटर। आपकी पार्टी के आपसे बड़े 50 नेता लेटर भेज चुके हैं। देखो, वही बात है, अंधा बाटे रेवड़ी जो चाहे सो दे, हमें दिखाओ तो हम जानन, हम आपका काम करन। डिबेट पे बैठ के हम झूठी बुलंदों पे ध्यान नहीं देते। विधायक जी मैं आऊंगा, विधायक जी मैं आऊंगा, मैं आपके क्षेत्र का ही हूँ, मैं आऊंगा। आदरणीय संपादक जी, आदरणीय संपादक जी, बोलिए। अभी एक 16 जून 2021 को एक पत्र जारी हुआ है। 16 जून 2021 को एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें टीईटी की वैधता को आजीवन कर दिया गया। ठीक, 2011 से उसको आजीवन कर दिया गया, मतलब बैक डेट से। ये वही एनसीटी है, ये वही एनसीटी है जिसने शिक्षा मित्रों को परमिशन दी थी उत्तर प्रदेश में। आदरणीय संपादक जी, विधायक जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। ये वही एनसीटी है जिसने शिक्षा मित्रों को परमिशन दी थी, और 1,24,000 शिक्षा मित्रों को ट्रेंड किया गया था। जो अनट्रेंड शिक्षक थे उनको ट्रेंड किया गया था। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति ऐसा उदार व्यवहार नहीं कर सकती है कि जैसे टीटी को पूर्व के नियम से लागू कर दिया गया है,
ऐसे शिक्षा मित्रों के साथ कर दिया जाए, क्या दिक्कत है आदरणीय विधायक जी? बताइए। जैसे टीटी को आजीवन कर दिया गया है। मैं आपके विचारों से आपके कष्टों को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मेरी हैसियत है मैं बात कह रहा हूँ। आप मुझे लिख के दो, मैं अपनी बात रखूंगा। बाकी ये आप भी बोलो कि 1,19,287 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती हुई है, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब जो मीठा मीठा आप कड़ू कड़ू थू क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपकी समस्या मैं मानता हूँ, मैं गंभीर की कहानी बता दें आपको, आपकी बात आगे पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन ये मानो हुआ है जो भर्ती हुई सर। भदौरिया जी, दूसरे के घर का खाना आदमी अपने घर में नहीं खाएगा ना ला करके जबरदस्ती। जो भर्तियां आपने की है वो प्रशंसनीय है, लेकिन जो भर्तियां आपने रुकवा रखी है उनको भी आप जोड़ करके आंकड़ों में बताए जा रहे हैं पूरे प्रदेश को। पहले अच्छा तो बोलो, बाद में अपनी बात का मुंह खोलो। पहले अच्छा तो बोलो कि यशस्वी मुख्यमंत्री नहीं, पहले आपकी वाहवाही कर दी जाए और जो आपकी कमी है वो ना बताई जाए। मेरा भी हो जाए तो अच्छा है। मैं विधानसभा में राजनीति करता था, मैं पहले अखिलेश जी के सारे अच्छे कार्यों को बखान करता था और इसके बाद मैं मांगता था कि ये बताओ, आप कान से सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेते हो और वहां देते हो जुन्नी बात। कहीं 5 लाख तितली पार्क को दे दोगे, कहीं दूध वाले करोड़ को 5 करोड़ दे दोगे, अस्पतालों में आप हमारे यहाँ मरीजों के लिए कोई लाभ नहीं दे रहे हो। अरे अच्छा तो पहले कहो ना। चलिए, मैं आपको अच्छा बता सकता हूँ आशीष सर, मैं इनको अच्छा सुझाव दे सकता हूँ। अच्छा, एक मिनट रेवेन्यू की जहाँ तक बात आती है, सुनिए शिक्षा मित्र की है, एक मिनट, ये सीटें शिक्षा मित्र की थी, जिसे कोर्ट को गुमराह करके हम लोगों के साथ धोखा करके मैं इनको सुझाव दे सकता हूँ सर। एक मिनट, नहीं एक मिनट की बात आपने कही, रेवेन्यू की बात पे 1 मिनट सुन लीजिए। एक मैं आपके पार्टी के एक बड़े नेता से मैं कहा कि मानदेय हमें बहुत कम मिलता है, इसे बढ़वा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि संख्या ज्यादा है इसलिए मानदेय नहीं बढ़ रहा है। जब प्रदेश बड़ा है, पूरे भारतवर्ष का यदि आंकड़ा देखा जाए तो 19 से 20% आबादी केवल उत्तर प्रदेश में रहती है पूरे देश की। क्षेत्र भी बड़ा है तो रेवेन्यू भी तो ज्यादा आता है, तो उसको मानदेय देने में क्या, बढ़ाने में क्या दिक्कत है? मैं ये बात नहीं कर रहा। लिखित दीजिए, कह नहीं सकता मौखिक, तो हम आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप लिखित दीजिए। ये सर 18 बार लिखित रूप से दे के फेस टू फेस माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल चुका हूँ। एक बार और एक बार में बेसिक शिक्षा एक बार रघुनंदन भदौरिया से भी आप लोग मिल लो, कृपा करो। नहीं मिलेंगे, मिलो। आदरणीय विधायक जी, हमारा स्थायी निदान कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा स्थायी निदान करिए बस। हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ आपका काम करेंगे और जो कमियां होंगी सरकार से काम कराने की कोशिश बस। 1 मिनट, अब सब लोग रुके। ये भट्ट साहब हमारे साथ हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक मौका भट्ट साहब की भी मन की पीड़ा एक बार सब लोग सुन लें। भट्ट साहब लगातार हैं, भट्ट साहब की, भदौरिया साहब सुनो भट्ट जी की मन की पीड़ा। हाँ भट्ट जी, आप बोलो, आप बोलो, बहुत देर से इंतजार किए, बोलो आप। जी आशीष जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ। हम भदौरिया साहब से बहुत सवाल मुझे करने थे, लेकिन अवसर नहीं मिला। जो भी हम 1999 से लेके आज तक करने थे, उसमें दो सवाल का जवाब भदौरिया जी। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ भदौरिया जी, हमारे एक प्रश्न का जवाब दें कि ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट करेगी, तो आपकी गवर्नमेंट कब करेगी? माननीय योगी जी का आपने सुना, माननीय मोदी जी का आपने सुना। हमने 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन निरस्त हुआ, उसके बाद हमारे मंचों पे आते रहे मुख्यमंत्री जी। उस समय सपा की सरकार थी, तो आप कहते थे कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? माननीय भदौरिया जी बताएं कि कब करेंगे आप? दूसरी बात, 68,500 में एक रात के धरने में 6,000 सामान्य को एक झटके में सुबह नियुक्ति पत्र दे दिया गया भदौरिया जी। और हम कई रात लखनऊ की सड़कों पे धरना दिए, दिल्ली की सड़कों पे धरना दिए। हमारा 1,50,000 का परिवार है। आप कब संवेदनशील होंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रति कब संवेदनशील होंगे? आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मुखिया है, प्रधानमंत्री जी भी हमारे मुखिया है। हम आज तक लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक सारे
वैसे ही जवाब आता है कि सरकार संवेदनशील है। आपका काम हो रहा है, 4.5 वर्ष हो गए सरकार को, आज तक हाई प्रोफाइल कमेटी जो गठित की गई हमारे धरने के बाद, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री जी से अगर सवाल जवाब किया जाता है तो कहते हैं ये विषय बेसिक शिक्षा परिषद का है। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के माननीय मंत्री जी से इस बात को हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत भारी मुद्दा है और उसके हम सदस्य भी नहीं है, माननीय डिप्टी सीएम उसके जो है चेयरमैन है। आखिर अब हमारी पहुंच, हमने बहुत प्रयास किया भाई, मैं 20 प्रयास किया माननीय मंत्री जी के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए। आज तक हमारे सारे प्रयास विफल रहे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रश्न करता, हम भी आपके वंशज हैं, हम आपके समुदाय के हैं। 1999 में जब हमारी नियुक्ति हुई तो आपकी सरकार थी, आप बीएड वालों को मौका देने के लिए रातों रात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो 2012 में लगाया था रोक, उसको आप हटवा सकते हो। 2012 के रोक को हटवा के आप 69,000 में उनको शामिल कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1999 का बीएड हो, उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 770 सीटें होती थी, आज इतनी हो गई, खाली बस्ती से 40,000 बीएड निकलता है। आज आपके पास 1,50,000 शिक्षा मित्र भी था, आप उनके लिए कोई रास्ता क्यों नहीं बना रहे हैं? वो आपका क्या बिगाड़ा है? भदौरिया जी ने कहा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज आगे स्कूलों में जा रहे हैं, आगे नौकरियों में जा रहे हैं, तो 68,000 69,000 के पढ़ाए नहीं है, वो शिक्षा मित्रों के पढ़ाए हुए हैं। शिक्षा मित्रों ने सजाया सवारा, आपको क्या कमी थी? आप लाके बीएड बीटीसी से भर रहे हो, हमारा 21 साल का त्याग तपस्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जवाब माननीय भदौरिया जी दें कि हमने जिस बगिया को सजाया सवारा अपने खून से, उसको आप अपने मुंह से कह रहे हो कि हम जो है हमारे बच्चे अच्छे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों ने हमारे विद्यालयों को सजाया संवारा। तो जब सजाया संवारा तो इसका जवाब कौन देगा? आप हमारे दुख दर्द को कब समझोगे? कब समझोगे? हमारे बेटा बेटी का दर्द कब समझोगे? हमारे बेटा बेटी शादी लायक हो गए, हम आज अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सम्मान से कहते हो हम 10,000 मान दे रहे हैं, 10,000 मान दे रहे हो, तो हम सारी योग्यताएं पूरी करने के लिए मैं आपको बता दूं आशीष जी, 2010 में आरटी एक्ट लागू होने से पहले 1,00,000 लगभग 1,43,000 जो शिक्षा में समायोजित हुए थे वह क्वालिफिकेशन पूरा करते थे, वो स्नातक हो चुके थे। और आप एक बात समझिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहता है कि जो शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं वो उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। एक तरफ आप उसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बात मान के माध्यमिक शिक्षा में जिसको जाना चाहिए उसे प्राइमरी में जबरदस्ती लाते हो, और हमारे लिए जब सरकार ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहती है कि ये पहला टीचर है, इनके ऊपर टेट लागू नहीं होता, तो हमारे 1,75,000 शिक्षा मित्रों के लिए आपका कोई नियम कानून नहीं हो आता। आप महोदय ये बता दीजिए भदौरिया साहब कि आप कब करेंगे, कब हमारे अगर प्रति संवेदनशील होंगे वो काम कर दीजिए। ठीक है भट्ट साहब, अब जवाब दीजिए भाई, भदौरिया साहब जवाब दीजिए। बहुत देर से भट्ट साहब रुके हुए थे, देखा आपने कितनी पीड़ा है कि हम इनकी पीड़ा के साथ हैं। हाँ, ये मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सक्रिय काम करते हैं अपने क्षेत्र में और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, कम से कम कुछ तो भला हो कि आज ये परिषदीय जो विद्यालय हैं इनकी गुणवत्ता अच्छी हुई कि नहीं हुई? आज बच्चे अच्छे पढ़ने लगे। आज यही बच्चे
बाहर के बच्चों से कंपटीशन करते हैं, अच्छा लगता है। अरे तो किसने उस लायक बनाया? इन्होंने बनाया ना उस लायक, इन्होंने ही बनाया है। यही जो त्रिभुवन सिंह, अभय सिंह और भट्ट जी बैठे हैं और सरिता राय, इन्होंने बनाया उस लायक ना। मेरी सरकार में बना है, पहले नहीं इतना बना था। अच्छा, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको। माननीय, मैं माननीय लगाना भूल गया था, माननीय योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको। अरे भाई, आप लोग के चरण कहाँ हैं? स्कूलों में छात्र संख्या में एक बार मैं सबके पास जाऊंगा, सबका ऑडियो बंद करिए अभी, सबका एक एक करके आप लोग, पता है अब एक साथ बोलोगे तो किसी की बात नहीं सुनाई देगी। बस सरिता जी, अभय भाई एक मिनट सब लोग रुकिए। सबके पास मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सबके पास आऊंगा। विवेक पांडे बहुत देर से शुरू से बैठे हुए हैं, एक मौका विवेक पांडे को दीजिए। विवेक पांडे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए विवेक जी। ऑडियो खोलिए विवेक पांडे, ऑडियो खोलिए। पूरे पैनल को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। भदौरिया जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी किसी गंभीर विषय पे बात की जाती है, हालांकि आप मेरे सम्मानित भी हैं और रहेंगे, लेकिन जहां आप गलत होंगे वहां मैं टोकूंगा। आप आंकड़े और डेटा लेकर के आया कीजिए, तब आपको पता चलेगा पहले से संख्या ज्यादा हुई कि कम। चालू सत्र 18-19 में ही 11,000 बच्चे आगरा जोन में कम हो गए हैं, जो कि पिछले साल 1,78,000 आए थे। मैं आपको और भी अन्य जनपदों के दे सकता हूं। अलीगढ़ में इसी क्रम में 1,63,617 बच्चे, जो अब 1,57,714 है, करीब 5,903 बच्चे कम। बरेली में 2,43,778, जो अब 2,23,990 रह गए, करीब 19,783 बच्चों के नामांकन कम हुए। इसी क्रम में पूरा डेटा है मेरे पास, आप चाहेंगे मैं आपको भेज दूंगा, अन्यथा बातें रह जाएंगी। अब मैं आपको एक समाधान देता हूं। मैं समाजवादी पार्टी से हूं, लेकिन आज फिर मैं आपको एक समाधान देता हूं। इनकी जो नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्रों की, पत्रांक संख्या 26 मई 99 को, पत्रांक संख्या 2604/1599/2082/98 और 129/1/15/2005/2082/98 को आधार बनाते हुए 30 मई 2014 को आरटीई में संशोधन किया गया था। 2009 का जो बनाया गया था उसमें 30 मई 2014 को संशोधन हुआ। इसी क्रम में 30 मई 2014 को बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया और 19 जून 2014 को समायोजन नियुक्ति का आदेश दिया गया। 19 जून 2014 को समायोजन की नियुक्ति का आदेश दिया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पे 27,528 रुपए मानदेय प्रस्तावित था और शहरी स्तर पे 28,728 रुपए। आप इसी को एक क्रम में ऑर्डिनेंस रूप में ले आइए, पास कराइए। हम विपक्ष में हैं, हम आपको पूरी तरह से प्रस्ताव में आपके समर्थन करते हुए इन शिक्षा मित्रों की समस्या का एक ही बार में पूरा समाधान कर देंगे। मैं इस बारे में बहुत राजनीति में इसलिए नहीं जाऊंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतनी पीड़ा सुन ली आपने। आप उपलब्धियां मत गिनवाइए, उपलब्धियां गिनवाने का काम आपका हमारा है मंच से, लेकिन पड़ोसी के घर का खाना छीन करके कोई नहीं खाएगा, जो आप कह रहे थे।